मूवी के शुरुआत में हमें दूसरे विश्व युद्ध का सीन दिखाया जाता है, जहां जापान पे न्यूक्लियर बम गिराने के बाद जापान पूरी तरह से तबाह हो जाता है और जापान की कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से हिल जाती है। और जिसका फायदा उठा के एक अंडरवर्ल्ड गैंग याकुजा अपना दबदबा बनाने लगती है, लोगों पे रूल करने लगती है। इस गैंग का विरोध करने वाले समुराई समुदाय के लोग थे और याकुजा गैंग और समुराई समुदाय के लोगों में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, जिसके चलते याकुजा गैंग मोराई समुदाय के एक एक लोगों को मारने लगता है और पूरी तरीके से उनका वंश खत्म करने में लग जाता है। जब ये गैंग समुराई समुदाय के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था और एक एक समुराई को मार रहा था, उसमें से कुछ समुराई वहां से बच के निकल जाते हैं और माउंट फूजी की घाटी में अपनी एक अलग सोसाइटी बना लेते हैं, जिसका नाम वो ब्लैक ड्रैगन रखते हैं और वहां नए नए लोगों को तैयार करते हैं जो याकुजा गैंग का मुकाबला कर सके। ये जिन वॉरियर्स को ट्रेन करते थे उनको साइलेंट वॉरियर नाम से बुलाते थे। कुछ समय बाद जब ये समुराई तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ये याकुजा गैंग से बदला लेने की कोशिश करते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन याकुजा गैंग वापस से एक एक समुराई को मार देता है। बस इनके जो मास्टर होते हैं वो काफी लंबे समय तक इनसे लड़ते हैं और लगभग याकुजा गैंग के सैकड़ों लोगों को मार चुके होते हैं। लेकिन तभी उसी गैंग का लीडर पीछे से हमला कर देता है और मास्टर को मारने वाला होता है। तभी उसी गैंग का आदमी दौड़ कर आता है और गैंग के बॉस को बताने लगता है कि रजिस्टर पे 100 स्टूडेंट्स का नाम है, लेकिन बाहर लाश सिर्फ 99 लोगों की है, एक अब भी लापता है। जब गैंग का बॉस इस बारे में मास्टर से पूछता है तो मास्टर उसे बताता है कि वह एक इंडियन सोल्जर का बेटा है जिसने अपनी जान जापान की लड़ाई में दे दी थी और उसके बाद उसका बेटा अनाथ हो गया था। फिर मास्टर ने उसे पाला था और ट्रेनिंग दी थी। साथ ही साथ मास्टर उनसे कहता है कि यही आदमी आगे चल के याकुजा गैंग को खत्म करेगा। इतना सुनने के बाद बॉस मास्टर को भी मार देता है। याकुजा गैंग का अत्याचार और खून खराबे से परेशान कुछ लोग जापान से भाग रहे थे और उसमें से सत्या भी एक था। सत्या जापान में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और सत्या के पास 2 बड़े बक्से सोने के थे जिन्हें वो अपने साथ मुंबई ले जा रहा था। एक भला आदमी था और वो इस सोने की मदद से एक पोर्ट बनाना चाहता था जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले। शिप चलने लगती है और लगभग अपना आधा सफर तय कर लेती है और उसी सफर के बीच में समुद्री लुटेरे आ जाते हैं जो लूटपाट करने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। सत्या उनसे बोलता है कि तुम चाहो तो सोना ले लो लेकिन बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन वह फिर से एक लड़के को पकड़ लेता है और ये लड़का वही लड़का है जो याकुजा गैंग के मेंबरों से बचकर निकल गया था। ये लड़का अपनी कटाना यानी कि अपनी तलवार से सारे लुटेरों को मार देता है और सोने के साथ बाकी सबको भी बचा लेता है। सुबह सत्या जब इस लड़के के पास आता है तो उसे बताता है कि करीब 10 साल पहले उसने अपने सपनों का शहर बॉम्बे इसी सोने को कमाने के लिए छोड़ दिया था। अगर कल वो इस शिप पे ना होता तो उसकी 10 साल की पूरी मेहनत बेकार हो जाती। उस पर वो लड़का सत्या से बोलता है कि आपने अपने लोगों को बचाने के लिए एक पल भी अपने सोने के बारे में नहीं सोचा। आप अपने पोर्ट का सपना पूरा कीजिए और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जिसके बाद सत्या दादा ने अपने पोर्ट का काम चालू रखा और ओजी के दुश्मनों को खत्म करता गया। अब आगे कुछ साल बाद हम देखते हैं कि कस्टम ऑफिसर से बचने के लिए जिमी नाम का ये आदमी अपनी शिप का रूट बदलकर सत्या के कोलाबा पोर्ट पे अपना कंटेनर उतारने को बोलता है। लेकिन तभी वहां सत्या का छोटा बेटा आ जाता है और कंटेनर को लोड होने से रोक देता है। तभी जिमी भी वहां आ जाता है और बोलता है कि हम दोनों साथ में इधर ही पले बड़े हैं और उसके कंटेनर को छोड़ दे। पर वो ऐसा नहीं करता है और कंटेनर चेक करता है जिसमें उसको RDX मिलता है। तभी जिमी सत्या के छोटे बेटे के साथ बाकी सबको भी मारने लगता है और कंटेनर को अपने साथ ले जाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर पोर्ट की पुलिस और बाकी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से जिमी को कंटेनर वहीं पे छोड़कर भागना पड़ता है क्योंकि सत्या दादा के बड़े बेटे की मौत पहले ही हो चुकी थी। और जब इस दूसरे बेटे की मौत की खबर सबको पता चलती है तो सब काफी घबरा जाते हैं। अब सत्या के बेटे के अंतिम संस्कार में बड़े बड़े पॉलिटिशियन और उद्योगपति आते हैं और इस अंतिम संस्कार में हम सत्या के बड़े बेटे के लड़के अर्जुन को भी देखते हैं। जब अर्जुन से एक आदमी बोलता है कि मरने वाले उसके चाचा थे तो वो बोलता है इस घर में मौतें आम बात है। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि कुछ 15 सालों पहले ओजी ने ही अर्जुन के बाप यानी सत्या के बड़े बेटे को मार दिया था और जिसका बदला अर्जुन ओजी से लेना चाहता था। अंतिम संस्कार में मिराज कर अपने बेटे जिमी को भी लेके आता है जिससे उस पर कोई शक न करे। लेकिन
वहाँ के लोगों को जिमी के ऊपर शक था, जिससे वो लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। और जब जिमी बॉडी पे फूल चढ़ा रहा होता है तब उसका घमंड से भरा हंसता चेहरा सत्या देख लेता है, जिसके बाद वह अपनी छोटी बहू के हाथ से जिमी को छड़ी से पिटवाता है और जिमी के बाप से बोलता है कि अभी तो शक है इसलिए जिमी जिंदा है, लेकिन जिस दिन यकीन हो गया तो ओजी आएगा और वो क्या करेगा तुम अच्छे से जानते हो। असल में ये मिराजकर यानी जिमी का बाप वही आदमी है जो सत्या के साथ उस दिन जापान से मुंबई के रास्ते शिप पे था। अब जब जिमी अपने डैड से पूछता है कि उसके सबके सामने जलील होने पे उसके डैड ने कुछ कहा क्यों नहीं, तो वो अपने बेटे को बताता है कि कई साल पहले जब उसने पोर्ट पे कब्जा करने के लिए सत्या दादा को किडनैप किया था और ओजी ने आके उसके सारे आदमियों को मार दिया और सत्या दादा और उसके पोते को छुड़ाने के बाद खून से रंगे शर्ट को पोर्ट पे झंडा बनाकर लहरा दिया था। मिराजकर अपने बेटे से बोलता है कि मेरे गिड़गिड़ाने पे ओजी ने सिर्फ वार्निंग दे के मुझे छोड़ दिया, लेकिन उस ओजी की तलवार उसकी गर्दन पे नहीं रुकी। अगले ही सीन में हम इस पुलिस वाले को देखते हैं जो जिमी से बिला हुआ था। जिमी उससे कंटेनर को कैसे भी निकालने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये पुलिस वाला सत्या दादा के पोर्ट पे जाकर सबको मारने लगता है और पुलिस वैन में भरने लगता है और जिसके बाद वो आरडीएक्स वाले कंटेनर को खोजने लगता है, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो वहाँ खड़ी लड़की से तलाशी के बहाने बदतमीजी करने लगता है और उस बात का विरोध करने पर बंदूक भी निकाल लेता है। तभी वहाँ सत्या की बड़ी बहू गीता आ जाती है और पुलिस वाले पे सीधा बंदूक तान देती है और पुलिस वाले को मारने की धमकी देती है, जिसके बाद वह पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं जो कि सत्या दादा के लोगों से पूछताछ कर रहा था। पूछने के बाद उसे पता चलता है कि सत्या नासिक गया हुआ है, जिसके बाद वो एक आदमी को कॉल करता है और उसके साथ वो मारने का प्लान डिस्कस करता है। जिमी की गैंग में सत्या दादा का भी एक आदमी सालों से शामिल था जो जिमी के इस प्लान के बारे में सत्या के आदमियों को बता देता है। इन सब को देख के जब गीता पॉलिटिकल सपोर्ट लेने को बोलती है तब सत्या का आदमी उसे बताता है कि इनको सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, वो है ओजी। जब गीता बोलती है कि सालों से नहीं देखा गया है तब उसी पे ये आदमी बोलता है कि 7 साल पहले ओजी ने 40 लड़कियों को मदुराई में रेड लाइट एरिया से बचाया था, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया क्योंकि उस एरिया की एसआई की पोस्टिंग पोर्ट पे होने वाली वारदात के समय मुंबई में थी, इसलिए वो ओजी को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए वो ओजी को देख के तुरंत पहचान जाता है और उसे बिना किसी एक्शन के जाने देता है। सत्या के आदमी के पूछने पर वो एसआई एक ही नाम लेता था, कनमनी। कनमनी वही लड़की है जिससे ओजी ने मुंबई छोड़ने के बाद शादी कर ली थी और अपनी एक गृहस्थी बना ली थी। शादी के बाद ओजी एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता था जिसमें कानमनी एक दिन उसे किसी विदेशी के साथ फाइट करते देख लेती है और ओजी को सब छोड़ छाड़ के दूर चलने को बोलती है, क्योंकि इस टाइप कानमनी ओजी के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसलिए ओजी उसकी बात मान लेता है और दोनों कहीं दूर जाके सेट हो जाते हैं। क्योंकि कानमनी को ओजी के बारे में नहीं पता होता है, वो उसे एक साधारण जूडो मास्टर समझती थी। कानमनी ओजी के पिछली जिंदगी के बारे में पूछती है तब ओजी उसे कुछ नहीं बताता और बल्कि सत्या दादा को लेटर लिखने को भी मना कर देता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि भाई सत्या के आदमियों को बताता है कि यह कंटेनर ओमी नाम के एक आदमी का है जो कि इस्तांबुल से बैठकर वेपन की डीलिंग्स किया करता था। एक ओमी का किरदार इमरान हाशमी ने निभाया है। इस कंसाइनमेंट में उसका सब कुछ दांव पे लगा था, इसलिए वह खुद ही मुंबई जाके कंसाइनमेंट को ढूंढने का फैसला करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सत्या एक हॉस्पिटल में कानमनी की तलाश में जाता है जहाँ उसे कानमनी और सत्या की बेटी मिलती है और वो कानमनी को बताता है कि उसे कानमनी को वापस लेटर कभी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सत्या को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे और मुंबई को सत्या की जरूरत है। जिसके बाद कानमनी सत्या को हॉस्पिटल बुला लेती है। वो लोग सत्या का इंतजार कर ही रहे थे, तभी जिमी के खबरी के इंफॉर्मेशन पे जिमी वहाँ पहुँच जाता है और जिमी और सत्या दादा के बीच गोलीबारी होने लगती है। गोलियां खत्म होने के बाद सत्या दादा एक कमरे में जाके छुप जाता है जहाँ इत्तेफाक से जिमी उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। मौके का फायदा उठा के सत्या जिमी के गर्दन पे चाकू लगा के वहां से भाग रहा होता है, तभी जिमी पीछे से गोली चलाने लगता है। सत्या दादा को बचाने के लिए कानमनी जिमी पे हमला करती है, जिसके जवाब में वो कानमनी को गोली मार देता है। यहाँ मुंबई में हम देखते हैं
ओमी पोर्ट पर कब्जा करके सभी लोगों को बंदी बना लेता है और एक छोटी सी बच्ची को गोली भी मार देता है। तभी वहाँ मिराज कर आ जाता है और इन सबको बचाने के लिए कंटेनर का पता बताने के लिए बोलता है। लेकिन गीता उससे बोलती है कि जिस प्यार के लिए ओजी ने लड़ाई छोड़ दी थी तुम लोगों ने उसे ही मार दिया। अब ओजी के पास सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है युद्ध। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जिमी ने उत्तर को पकड़ लिया था, लेकिन तभी वहाँ ओजी पहुंच जाता है और जिमी के सारे लोगों को खत्म कर देता है, साथ ही साथ जिमी की भी गर्दन उड़ा देता है। जिसके बाद जिमी की मौत की खबर सत्या खुद उसके भाई ओमी को देता है। जी हाँ, ओमी जिमी का भाई और मिराजकर का ही बेटा होता है। अब ओजी मुंबई पहुंचकर सीधा इंस्पेक्टर के थाने में जाता है और उससे वो पता पूछता है जहां पोर्ट के सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। पर इंस्पेक्टर उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है, उसके ऊपर हंसने लगता है और बोलता है कि वह बुढ़ा हो गया है और उसका टाइम भी जा चुका है। जिस पर ओजी पुलिस के लोगों से ही उसका हाथ काटने को बोलता है। ओजी के डर के मारे सभी पुलिस वाले उसका हाथ काटने लगते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर डर के मारे उस अड्डे का पता बता देता है, जिसके बाद ओजी उस अड्डे पे जाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है और अपने लोगों को वहां से छुड़वा कर सीधा जिमी के अंतिम संस्कार में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो ओमी को धमकाता है और बोलता है कि उस कंटेनर को भूल जाए। अब क्योंकि इस कंटेनर के पीछे सीएम भी पड़ा हुआ था, तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सीएम खुद कंटेनर का पता पूछने सत्या दादा के घर पे आता है और उसे अपनी पावर की धमकी देता है। लेकिन तभी वहाँ ओजी आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पॉलिटिशियन बनने के लिए ओजी ने कितने लोगों को मारा था। और साथ ही में ओजी एक फाइल भी दिखाता है जिसमें सीएम के सारे किए हुए कामों का हिसाब किताब होता है। ये सब देखने के बाद और ओजी की बात सुनने के बाद सीएम चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर इमरान भाई काफी नाराज होता है ओमी के कॉन्ट्रैक्ट न पूरा कर पाने की वजह से और ओमी को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। लेकिन वही ओमी को पता लग जाता है कि पुराने मैप में 3 अंडरग्राउंड सुरंग थी और नए वाले में सिर्फ 2 ही हैं, जिसका मतलब कि वहाँ तीसरा अंडरग्राउंड सुरंग भी है। जिससे उसको यकीन हो जाता है हो न हो कंटेनर उस तीसरी वाली सुरंग में ही है। ये बातें चल ही रही थी, तभी इमरान भाई के आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं और ओमी और इमरान भाई के आदमियों के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी एक कॉल आती है जिसमें इमरान भाई खुद ओमी से बात करते हैं। ओमी इमरान भाई से बोलता है कि उसका काम सिर्फ आरडीएक्स डिलीवर करना था, लेकिन अब यह मैटर क्योंकि पर्सनल हो गया है तो वो अब आरडीएक्स खुद ही मुंबई में प्लांट करेगा। ये सुन के इमरान ओमी को 12 घंटों का वक्त देता है। इधर क्योंकि अर्जुन ओजी को अपने बाप का कातिल समझता था, इसलिए वो ओजी को मारने जाता है। लेकिन ओजी की बेटी को देख के उसे दूसरा आइडिया आता है, जिसके बाद वह ओजी के बेटी को किडनैप करवा लेता है। पीछा करने के दौरान ओजी का एक्सीडेंट करवा देता है ताकि वो आराम से अपने बाप के मौत का बदला ले सके उसी की बेटी के सामने ओजी को गोली मारकर। लेकिन तभी वो हायर किए हुए किडनैपर्स उस बच्ची को उसके हाथ से छीन लेते हैं और उसे बताते हैं कि वह ओमी के लिए ही काम करते हैं और बच्ची को लेकर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद अर्जुन की माँ ओजी को कार में लेकर उसके इलाज के लिए घर की तरफ निकल जाती है। बदला पूरा ना हो पाने के कारण अर्जुन ओजी को मारने घर तक चला आता है और सत्या के रास्ता रोकने पर उसे भी गोली मारने की धमकी देता है। जिसे सुनकर अर्जुन की माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है और उसके बाद उसे बताती है कि उसका बाप सत्या दादा से छुपा कर पोर्ट्स पे ड्रग सप्लाई करता था। जिसके पकड़े जाने के बाद ओजी ने सारे माल को आग लगा दिया, जिसके गुस्से में वो मिराजकर के साथ मिलकर अपने बाप को ही किडनैप करवा के मरवाने का प्लान बना लेता है। लेकिन ओजी ठीक उसी वक्त वहाँ पे आके उसको और उसके बच्चे को बचा लेता है और ये प्लान फेल हो जाता है। इस प्लान के फेल होने के बाद सत्या का बड़ा बेटा घर बंदूक लेने आ जाता है ताकि वो खुद ही अपने हाथों से ओजी और अपने बाप को मार सके। लेकिन तभी गीता वहाँ पहुँच जाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। खिड़की से वह अपने बेटे अर्जुन से चाबी ढूंढने को बोलता है, लेकिन चाबी नहीं मिलने पर वह उससे बंदूक देने को बोलता है और तभी स्टूल का बैलेंस बिगड़ जाता है और गोली चल जाती है, जिससे सत्या के बड़े बेटे की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद जब ओजी वहाँ पे पहुँचता है तो वो उस खून का इल्जाम अपने सर पे ले लेता है, जिससे अर्जुन कभी भी अपने आप से नफरत ना करे और गीता से वादा लेता है कि यह बात कभी भी अर्जुन को न पता चलने पाए। और इन सब के बाद वह घर छोड़कर चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि ओमी ने 9 जगह बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं और इमरान को भी बता दिया है। बदले में इमरान दुनिया का सबसे बड़ा आर्म डीलर बनाने का वादा करता है। कॉल पे बात करने के बाद याकीमोरा नाम का शख्स वहां आ जाता है और इमरान से दोस्ती करने की बात करता है।
लेकिन इमरान इस बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और वहां से चला जाता है। इधर ओजी ओमी के अड्डे पे पहुंच के उसके सारे आदमियों को खत्म करने लगता है, जिसके बाद ओमी उसकी बेटी की आवाज सुनाकर उसे सरेंडर करवा लेता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ को गोली जिमी ने नहीं ओमी ने मारा था, क्योंकि इमरान के आदमी उसकी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। वह इमरान के सारे आदमियों को मार देता है और जब ओजी ओमी पे भारी पड़ता है तब ओमी फिर से उसकी बेटी का फायदा उठाकर बच जाता है, जिसके बाद वह गिनना चालू करता है, लेकिन कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। सब चौंक जाते हैं क्योंकि सबको पता था कि ओजी यहाँ है और सत्या मिराजकर के साथ है और अर्जुन बच्ची को बचाने गया है। तो आखिर ये हुआ कैसे? यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कुछ समुराई सभी बॉम्ब प्लान करने वालों का गला काट कर बॉम्ब डिफ्यूज कर देते हैं और इमरान जैसे ही याकीमोरा को छोड़ कर गया था वैसे ही वापिस आता है। तब याकीमोरा बोलता है कि मुझे पता था तुम वापिस जरूर आओगे। याकीमोरा उसे बताता है कि जापान छोड़ने के बाद ओजी ने अपने पास्ट और गुरु को कभी भी नहीं बुलाया था और अपने समुराई वंश को लगातार आगे बढ़ाता रहा, जिसके बाद उसने अपने ट्रेन किए हुए समुराई के साथ मिलकर याकुजी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके बेटे जो कि याकुजी गैंग का लीडर था उसको भी मार दिया। ये समुराई ओमी के अड्डे पे भी पहुंच जाते हैं और उसके सारे आदमियों को मार देते हैं और ओजी भी ओमी को उसी के आरडीएक्स के साथ उसी के बिल्डिंग में बांध देता है और ब्लास्ट में उसे उड़ा देता है। अब मूवी के अंत में ओजी अर्जुन को बॉम्बे सौंप कर चला जाता है। उम्मीद है ये मूवी की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो जरूर से लाइक करना और कमेंट में ओजी लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।